आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 30 जून 2025। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे, वेस्ट बैंक में यहूदी सेटलर्स ने आईडीएफ की सिक्योरिटी बिल्डिंग को लगाई आग, करोड़ों रुपए का नुकसान। वेस्ट बैंक के हालात पर इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, हालात खराब। गजा सिटी पर इसराइल के 50 से ज्यादा फिजाई हमले, 68 फलस्तीनी शहीद। रूस और यूक्रेन जंग के 1222 दिन पूरे, रशिया ने छोड़े 537 हवाई हथियार, यूक्रेन का दावा 475 गिरा दिए। क्रीमिया के ब्रिज पर धमाके और फायरिंग की खबर, रूस ने पुल को किया बंद। तुर्की के जंगलों में बेकाबू हुई आग, तेज हवाओं से हालात बिगड़े, हजारों लोग निकाले गए। ईरानी मिसाइल हमलों से इसराइल की 31,000 इमारतें और 4,000 गाड़ियां हुई थी तबाह, ईरानी मीडिया की रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप बोले, ईरान अगर अमन से चले तो पाबंदियां उठा सकते हैं। फिर मारा यू टर्न, कहा ईरान से ना हो रही कोई डील ना कोई बात। और डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर जोहरान ममदानी को मेयर बनने की सूरत में किस धमकी से डराया कि फिर ममदानी ने भी दे दिया जोरदार जवाब। तो ये थी कुछ हेडलाइंस और खबरें इससे कहीं ज्यादा होंगी, हमेशा की तरह। शुरुआत करते हैं वेस्ट बैंक से। सेटलर्स अब खुद इसराइल के लिए मुश्किल बनते जा रहे हैं। हालात खराब हैं वेस्ट बैंक में। कहीं आईडीएफ को पीटा जा रहा है तो कहीं उसकी इमारतों को आग लगाई जा रही है। वेस्ट बैंक में इसराइली सेटलर्स ने जमकर हंगामा किया है और करोड़ों की सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन को आग लगाकर फूंक डाला है। इसराइली फौज यानी आईडीएफ ने यह तस्दीक की है कि वेस्ट बैंक के रमल्ला इलाके में इसराइली सेटलर्स ने करोड़ों डॉलर की सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस को आग लगा दी। ये इंस्टॉलेशन हमलों को रोकने और सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होता था और अब इसी पर हमला हो गया और कोई सिक्योरिटी काम ना आई। आईडीएफ के मुताबिक इस साइट को जो नुकसान हुआ है वो इलाके के लोगों की हिफाजत के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। ये वाकया उसके बाद हुआ जब करीब के एक फौजी बेस के बाहर सेटलर्स ने दंगा फसाद किया और जब आईडीएफ ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दंगाई और बदमाश किस्म के सेटलर्स और ज़्यादा भड़क गए और आईडीएफ पर ही हमला बोल दिया। दरअसल ये सेटलर्स पिछले कुछ दिनों से जो ज़मीन के मालिक हैं असली फ़लस्तीनी, उनके घरों, उनकी गाड़ियों को, उनके खेतों को, बागात को आग लगा रहे हैं। आज ही खबर है कि 150 जैतून के दरख्त इन्होंने उखाड़ कर फेंक दिए हैं। तो ये सब नुकसान वो कर रहे हैं फ़लस्तीनियों की, ताकि फ़लस्तीनी अपनी ज़मीन छोड़कर चले जाएं। इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा है इसराइल पर, तो इसराइल की जो आईडीएफ है उन्हें रोकने लगी। रोकने में हुआ ये कि कुछ ज़रा सख्ती हो गई, उससे सेटलर्स और भड़क गए। उन्होंने कहा, अच्छा तुम्हारी इमारत फूंकते हैं, तो उन्होंने फूंक दी। ये इन लोगों का नज़रिया है, इन सेटलर्स का, इलीगल सेटलर्स का। सोचिए फ़लस्तीनियों के साथ क्या करते होंगे। जब आईडीएफ वालों का कल गला घोट दिया खबर थी, मारा पीटा, खैर बढ़ते आगे। वेस्ट बैंक में सेटलर्स के हंगामे के बाद इसराइल के फार राइट जो महाकट्टरपंथी फाइनेंस मिनिस्टर है बेजलर स्मोट्रिच, उस तक ने इस इंसिडेंट की मजम्मत कर दी, जबकि वो हमेशा इन लोगों के साथ ही होता है। आईडीएफ बेस के बाहर दंगे और सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन को आग लगाने वाले इसराइली सेटलर्स पर बेजलर स्मोट्रिच ने खुला ताना मारते हुए कहा कि क्रिमिनल्स ही होते हैं, चाहे वो मुल्क के किसी भी कोने में हो। अब सोचिए, इनका एक साथी इतमार बेन-गुविर, वो खुद भी सेटलर है, किसी क्रिमिनल कह रहे हैं। सेटलर वायलेंस पर स्मोट्रिच का ये बयान एक हैरान कर देने वाली तनकीद है, क्योंकि अक्सर वो इन्हीं ग्रुप्स का सियासी हामी माना जाता है और यही उसका वोट बैंक भी माने जाते हैं। खैर, इस सिलसिले में एक आखिरी खबर और ले लें और ये आपको बताएगी कि सीरियस कितनी है ये खबर। वेस्ट बैंक में फौजियों पर ज्यूइश एक्सट्रीमिस्ट या यूं कहें कि यहूदी दंगाइयों या उग्रवादियों के हमलों का इंसिडेंट इतना बड़ा है कि अब इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स एक इमरजेंसी मीटिंग करने जा रहा है इस मसले पर। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने कहा है कि वो आज सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग करेगा, जिसमें यहूदी दंगाइयों के, आईडीएफ सोल्जर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हुए हमलों पर बात होगी। इसराइल काट्स ने कहा है कि इस सूरत हाल को फ़ौरन रोका जाना चाहिए। हम हर ज़रूरी कदम उठाएंगे और इस तशद्दुद को जड़ से ख़त्म कर देंगे। आप जड़ से कैसे ख़त्म करोगे? बुलडोज़र चलाओगे, जैसे फ़लस्तीनियों घर पे चलाते हो। वो कहते हैं कि कोई भी फ़ौजियों या सिक्योरिटी फोर्स के अफराद पर हाथ उठाने की जुर्रत नहीं करेगा, हम वो करेंगे।
अब देखते हैं क्या करते हैं। ये बयान उन वाक़यात के बाद आया है जहां इसराइली सेटलर्स ने IDF बेस के बाहर दंगा किया और एक सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन को आग लगा दी। अब बात गज़ा की। इसराइल ने गज़ा पर फ़िज़ाई हमलों की बारिश कर दी है। मैं आपको पिछले दिन का हिसाब दे रहा हूं अभी फ़िलहाल, क्योंकि वो उस पर सील लग गई है कि हाँ ये इतनी तादाद तय हो गई। इतवार को इसराइली फ़ौज ने गज़ा के मुख्तलिफ़ इलाकों में कम से कम 50 हवाई हमले किए, जिनका ख़ास निशाना गज़ा सिटी के मशरक़ी हिस्से थे। इससे पहले फ़ौज ने लोगों को ज़बरदस्ती इलाका छोड़ने की धमकी दी थी, जिससे अंदेशा है कि हमला और भी तेज़ हो सकता है। अल जज़ीरा के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 68 फ़लस्तीनी शहरी कल शहीद हो गए, जिनमें से 47 सिर्फ गज़ा सिटी और नॉर्थ गज़ा में शहीद हुए। आज की अगर बात करें तो आज सुबह से भी दर्जनों फ़लस्तीनी इसराइली हमलों में शहीद हो चुके हैं। हमले तेज़ हो रहे हैं। रशिया यूक्रेन जंग की बात किए लेते हैं। रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जंग चल रही है उसके 1222 दिन पूरे हो चुके हैं और मैं इस जंग से जुड़ी 30 जून की अहम अपडेट्स देने जा रहा हूँ। ये दोनों तरफ की अपडेट्स हैं, जैसा कि न्यूज़ के हिसाब से दोनों तरफ की खबर होनी चाहिए, वरना तो एक तरफ एजेंडा और प्रोपेगेंडा यू नो वेरी वेल कुछ जगह चल भी रहा है। पहली खबर यह है कि रशिया ने इतवार रात यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। यूक्रेनी एयरफोर्स के मुताबिक रशिया ने 537 हवाई हथियार छोड़े, जिसमें 477 ड्रोन्स और 60 मिसाइल्स शामिल थी। यूक्रेन ने दावा किया है कि इन कुल जमा हवाई हमलों में से उसने 475 हवाई हथियारों को गिरा दिया, इंटरसेप्ट कर लिया अपने एयर डिफेंस सिस्टम से। हालांकि यूक्रेनी अखबार कीव पोस्ट के मुताबिक रशिया के ड्रोन हमले ने खार्किव रीजन में तबाही मचा दी। रात भर के हमले में कई शहरों में आग लग गई और सिविल इमारतों को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 8 लोग इन हमलों में जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक बच्चा भी शामिल है। इधर रशिया ने दावा किया है कि उसने 3 यूक्रेनी ड्रोन्स गिरा दिए और डोनेट्स्क रीजन पर में एक गांव पर कब्जा कर लिया। अब ये यूक्रेनी ड्रोन जो गिराए गए, रशिया जो बता रहा है, वो जाहिर सी बात है रशिया पर यूक्रेन ने हमला किया था। खैर, लुहांस्क के रशियन कब्जे वाले हिस्सों में एक शख्स यूक्रेनी ड्रोन हमले में मारा गया, जबकि कुर्स्क के गवर्नर के मुताबिक बॉर्डर पर एक और हमले में 2 रशियन अफराद जख्मी हुए हैं। उधर पोलैंड ने कहा है कि उसने नाटो मुल्कों के साथ मिलकर अपनी फ़िज़ाई हदूद यानी कि अपने एयर स्पेस की हिफाजत के लिए एयरक्राफ्ट भेजे हैं। हालांकि कोई रशियन मिसाइल पोलैंड के स्पेस में नहीं घुसी है। रशिया और यूक्रेन से जुड़ी एक दूसरी खबर यह है कि रशिया ने क्रीमिया के पुल को कुछ देर के लिए बंद कर दिया है। ये खबर आई है क्योंकि कर्च शहर में ज़ोरदार धमाके और एयर डिफेंस फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं। लोकल टेलीग्राम चैनल्स के मुताबिक 29 जून की रात पुल बंद किया गया, जब लोगों ने कई धमाके सुने और रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स को काम करते देखा गया। इट मीन्स कि यूक्रेन ने हमला किया होगा। दोस्तों, ये वही क्रीमियन ब्रिज है जिसे यूक्रेन ने पहले भी कई बार निशाना बनाया है। बढ़ते हैं आगे। रशिया के एक मिलिट्री एक्सपर्ट आंद्रे मोरोजको हैं, उनका एक बयान खबर बना है। उनका कहना है कि यूक्रेनी आर्मी सिर्फ रशियन फ़ौज की जीत को रोकने की कोशिश में बग़ैर किसी फ़ायदे के अपने फ़ौजियों और मिलिट्री सामान को तबाह कर रही है। उन्होंने रशियन न्यूज़ एजेंसी तास को बताया कि सिर्फ पिछले एक हफ्ते के दौरान लुगांस्क पीपल्स रिपब्लिक में यूक्रेन को तकरीबन 4000 फ़ौजियों का नुकसान हुआ है, यानी 4000 फ़ौजी मारे गए हैं। इसमें दूसरे ममालिक के फाइटर्स भी शामिल हैं, ये दावा किया गया है। अब एक खबर तुर्की से। तुर्की के इज़मिर सूबे में दूसरे दिन भी जंगलात में भड़की आग से हालात संगीन हो गए हैं। तेज़ हवाओं की वजह से आग और फैल गई, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों की बड़ी तादाद तैनात है। मकामी हुक्काम के मुताबिक अब तक इज़मिर के 4 गांवों और 2 मोहल्लों से लोगों को निकाला जा चुका है, क्योंकि आग वहां तक फैल गई थी। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं इब्राहिम युमाकली। इन्होंने बताया कि कुयुजक और दोगानबे इलाकों में रात भर 40 से 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलती रहीं, जिन्होंने आग को और ज़्यादा भड़का दिया। फ़िलहाल 1000 से ज़्यादा अफराद, हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट्स और कई गाड़ियों की मदद से आग बुझाने की कोशिश जारी है। अब बात ईरान और इसराइल की। ईरान के हमलों से, मिसाइल हमलों से 31,000 इसराइली घरों को नुकसान पहुंचा है। ये ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी ने एक ईरानी वेबसाइट के हवाले से खबर शाया की है।
ईरानी न्यूज़ वेबसाइट डेफा प्रेस के हवाले से ये दावा किया गया है कि इसराइल में ईरान के जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमलों से कम 31,000 इमारतें और 4,000 गाड़ियां तबाह या शदीद नुकसान का शिकार हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों ने इसराइल को बेहद भारी और नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। याद रहे कि 13 जून से शुरू हुई इस जंग में इसराइल ने ईरान के मिलिट्री, न्यूक्लियर और रिहायशी इलाकों को 12 दिन तक निशाना बनाया। इसके बाद 22 जून को अमेरिका ने भी दखल दिया और ईरान के नतांज, फोर्दो और इस्फहान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स यानी कि IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इसराइल पर 22 वेव्स जो हैं, मतलब 22 मरहलों में मिसाइल हमले किए, जिनसे इसराइल में कई शहरों को भारी नुकसान पहुंचा। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान पुरअमन रवैया अपनाए और हमारे साथ ताउन करे, कॉपरेट करे, तो अमेरिका ईरान पर लगी पाबंदियां, सैंक्शंस उठा सकता है। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो पुरअमन बन सकते हैं, पीसफुल बन सकते हैं, तो हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, और अगर वो अब कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो मैं पाबंदियां हटा सकता हूं। ट्रंप ने कहा शहद से अक्सर वो मिल जाता है जो सिरके से नहीं मिलता, और ये भी कहा कि पाबंदियों में राहत देना ईरान के लिए बहुत बड़ा फ़र्क ला सकता है, फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने ये राहत रोक दी थी जब ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई ने अमेरिका की तरफ से ईरानी ठिकानों पर दोबारा हमले की सूरत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले की धमकी दी थी। ट्रंप इससे चिढ़ गए थे। अब अगली खबर कहती है कि इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट की सोशल मीडिया पर, जिसमें ईरान के लिए उनका एक अलग, बिल्कुल अलहदा मूड नजर आया। पल पल बदल रहे हैं ट्रंप। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि उनकी ईरान से कोई बातचीत नहीं हो रही है और वो उन्हें कुछ भी ऑफर नहीं कर रहे हैं। अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर आधी रात को की गई पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि मैं ईरान को कुछ भी ऑफर नहीं कर रहा, ना ओबामा की तरह जिसने उन्हें अरबों डॉलर दिए थे उस बेवकूफ़ JCPOA डील के तहत जो अब ख़त्म हो चुकी है, और ना ही मैं उनसे कोई बात कर रहा हूँ, ईरान से कोई कांटेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हम तो उनके न्यूक्लियर ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर चुके हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। ट्रंप की इस पोस्ट को ईरान के साथ सख्त रुख और JCPOA डील में उनकी नफरत के तौर पर देखा जा रहा है। अब बात अमेरिका की और ट्रंप की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर चुने जाते हैं और अगर उन्होंने सही बर्ताव नहीं किया तो वो न्यूयॉर्क सिटी की फेडरल फंडिंग काट देंगे, जो फंडिंग मिलती है वो बंद कर देंगे। बिल्कुल आपको दिल्ली की सरकार वाला, पिछली सरकार वाला मामला लगेगा यहाँ। फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने ममदानी को पूरे का पूरा कम्युनिस्ट करार दिया और कहा कि अगर वो जीत जाते हैं तो उन्हें याद रखना होगा कि मैं प्रेसिडेंट हूँ और इसीलिए उन्हें सही रवैया अपनाना पड़ेगा, वरना उन्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल की हुकूमत पर भी यही इल्ज़ाम थे कि वो रवैया सही नहीं रखते, इसलिए LG से उनका पंगा चलता था। खैर, इस पर जवाब देते हुए ममदानी ने मीट द प्रेस एक प्रोग्राम में कहा कि मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप मेरे हुलिये, मेरी आवाज़ और नस्ल पर बात करके मेरी मुहिम से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, लेकिन मैं इन बातों का आदी हो चुका हूँ और मेरी लड़ाई शहर के लोगों के हक के लिए है। अब वो जो फंडिंग काटने की बात कर रहे हैं वो भी समझिए फिर कितनी होगी। बहुत बड़ा फंड है न्यूयॉर्क सिटी का। दोस्तों, न्यूयॉर्क के कंट्रोलर के मुताबिक हुकूमत से हर साल $100 अरब से ज़्यादा की फंडिंग न्यूयॉर्क शहर को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।